आप सभी लोग इतने दिनों से ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, चाहे मेरे चैनल पे ही सही या किसी और के चैनल पे ही सही। कभी किसी इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसे उम्मीद भी ना हो, सोचिए उसकी क्या हालत होती है। बात मैं यहाँ पे क्राइम की ही कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। भला कोई ये चीज़ सोच के थोड़ी ना बैठता है कि यार मेरे साथ ये चीज़ हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। और वो चीज़ और ख़राब तब हो जाती है जब उस चीज़ को कोई ऐसा कर देता है जिसकी उस इंसान को उम्मीद भी ना हो। अब आप ही सोचिए ऐसे में उस पहले बंदे पे क्या ही बीतेगी। ये जो उम्मीद वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पूरा कनेक्शन हमारे आज के केस से है। अब देखिए, एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर अपने कलीग्स को फोन करता है और ये बोलता है कि उसे और बैकअप की जरूरत है क्योंकि 3 लोग उसके पीछे पड़ गए हैं जो उसकी जान लेना चाहते हैं। और कुछ ही समय बाद एक पुलिस की बैकअप टीम उस पुलिस ऑफिसर की दी गई लोकेशन पे पहुंच जाती है और वहां पे जो उन्हें देखने को मिलता है, किसी ने भी उसकी उम्मीद नहीं करी थी। अब पूरा केस तो मैं आपको इंट्रो में बता नहीं सकता, तो इंतजार करिए और ध्यान से ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। तो आज की कहानी हमें लेके चलती है लिबर्टी विले, इलिनॉइस में। अब लिबर्टी विले एक गांव है जो कि लेक काउंटी में आता है। प्रेजेंट में यहाँ पे 20,000 से थोड़े से ज्यादा लोग रहते हैं। अब लिबर्टी विले अपनी पुरानी बिल्डिंग्स और छोटे छोटे म्यूजियम्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने अभी आपको ये चीज बोली कि लिबर्टी विले एक गाँव है, लेकिन गाँव सिर्फ कहने के लिए है, ये किसी शहर से कम नहीं है। अब क्योंकि लिबर्टी विले फेमस शिकागो सिटी से महज 50 मिनट की दूरी पे है, इसीलिए इस गांव की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब सब लोग तो शिकागो सिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग इसी गांव में आकर रहते हैं। अब इसी गांव में 25 अगस्त साल 1963 को जन्म हुआ चार्ल्स जोसेफ ग्लिनिविक्स का। अब उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी मार्मियन मिलिट्री एकेडमी से और बाद में ग्रेजुएशन करी एंटियोक कम्युनिटी हाई स्कूल, जो कि एंटियोक इलिनॉइस में ही था। और ये पूरी करी थी उन्होंने साल 1981 में। उसके कुछ ही समय बाद वो यूनाइटेड स्टेट की आर्मी में चले गए, जहाँ पे उन्हें एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर, एक ड्रिल सर्जेंट, एक स्नाइपर और एक एयरबेन असॉल्ट की ट्रेनिंग दी गई। अब साल 1985 में उन्होंने ज्वाइन किया फोक्स लेक पुलिस डिपार्टमेंट को, जो कि फोक्स लेक इलिनॉइस में ही आता है। अब ये जगह लिबर्टी विले से महज आधे घंटे की दूरी पे थी। और साल 1989 में उन्होंने शादी कर ली थी मेलोडी ग्लिनिविक्स से और उन दोनों के पूरे 4 बच्चे थे। अब आसान भाषा में बताऊं तो जोसेफ ग्लिनिविक्स बहुत ही तगड़े बंदे थे और उनकी बहुत ही तगड़ी रिस्पेक्ट थी। और इससे भी आसानी से अगर मुझे आपको समझाना हो तो मैं ये कहूँगा कि हॉलीवुड के फिल्मों में जो मेन पुलिस लीड ऑफिसर्स होते थे, जोसेफ बिल्कुल वैसे ही थे। उन लोगों को आपको देख के ही लगेगा कि उनका एक अलग ही स्टाइल, एक अलग ही स्वैग है और वो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन, किसी भी तरह की डिफिकल्टीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। अब इन सभी चीजों की वजह से जोसेफ बहुत ज्यादा फेमस थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करी थी। कम्युनिटी वालों ने उनको एक निकनेम दे रखा था, जो कि था G.I. जोए। वो अपने टैटूज और केयरिंग रोड मॉडल की वजह से भी यंग लड़कों में बहुत ज्यादा फेमस थे। यहाँ तक कि जोसेफ अपना यूथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाते थे, जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ था एक्सप्लोरर्स प्रोग्राम। और वहाँ पे वो यूथ की बहुत ज्यादा मदद करते थे। अब मैं सीधा आपको लेके आता हूँ साल 2015 में। जोसेफ द रिस्पेक्टेड एंड टैटूड पुलिस ऑफिसर की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। अब ये बात है 1 सितंबर साल 2015 की सुबह 7:52 पे, जब चार्ल्स ने अपने रेडियो से अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि 3 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो उसको मारना चाहते हैं। और ये बात है फोक्स लेक की एक अबैंडन्ड सीमेंट प्लांट के पास। जोसेफ ने तुरंत एक बैकअप की डिमांड करी और वो आई 8:09 पे और तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। बैकअप ऑफिसर्स को जोसेफ की लाश उसके गाड़ी से 50 कदम की दूरी पे मिली थी और उनको पूरी 2 गोलियां मारी गई थी। एक गोली उनको उनके सेलफोन और बुलेट प्रूफ जैकेट से होते हुए लगी थी और दूसरी गोली उनके अपर चेस्ट में लगी थी और जिसकी वजह से उनकी जान चली गई थी। जोसेफ के फेस पे, माथे पे थोड़े बहुत निशान थे,
जो ये दर्शा रहे थे कि कुछ लोग उनके पीछे पड़े थे और वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब वहां पे ऐसा माना गया कि वो 3 अननोन अटैकर्स ने ही जोसेफ को मारा था। आसपास की जब छानबीन हुई तो वहीं से जोसेफ का रेडियो, टैजर और पेपर स्प्रे मिल गया था, लेकिन उनकी गन पूरे 1 घंटे ढूंढने के बाद मिली, जो कि उनके शरीर से महज 3 फीट की दूरी पे ही पड़ी थी। जब पुलिस वालों ने जोसेफ की लाश ऑटोप्सी में भेजी तो ये चीज सामने आई कि जोसेफ को उनकी ही .40 कैलिबर की सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन से ही मारा गया था। जोसेफ की डेथ कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बड़ी बात थी और इसी वजह से वहां की पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई और सर्च को बहुत तगड़े तरीके से बढ़ाया गया। अब इस सर्च में पूरे 400 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें ऑफिसर्स और वॉलंटियर्स भी थे। अब ये सभी लोग वो 3 अननोन अटैकर्स को ढूंढ रहे थे। उस सर्च में कार्स, हेलीकॉप्टर्स और हॉर्स के साथ साथ ड्रोन्स को भी यूज किया गया था। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जोसेफ की डेथ ने पूरा नेशनल अटेंशन उनकी तरफ कर लिया था। अब नेशनल अटेंशन का मतलब ये है कि FBI और ATF की भी टीम इस केस में इन्वॉल्व हो जाती है और अगले ही दिन पुलिस को एक लीड मिल जाती है। जब क्रिस्टीन काइफर नाम की एक औरत ने पुलिस को फोन किया कुछ बताने के लिए। उसने ये बताया कि जब वो वोलो इलिनॉइस वाली रोड पे थी तो उसके पास कॉर्नफील्ड से 2 अननोन आदमी आते हैं, जिन्होंने उसकी कार चुराने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन जैसे तैसे वो वहां से भाग जाती है। अब सिर्फ इस लीड के ऊपर पूरे 100 ऑफिसर्स की टीम उस एरिया में लगाई गई, जिसमें 3 एयर यूनिट भी थी, यानी 3 हेलीकॉप्टर्स। अब आप इससे समझ सकते हैं कि अथॉरिटीज पूरी कोशिश कर रही थी कि उन आदमियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन कई दिनों की सर्च के बाद जब कुछ नहीं मिला तो कीफर ने आखिर में एडमिट किया कि उसकी पूरी कहानी झूठी थी और सिर्फ लैमलाइट में आने के लिए उन्होंने पुलिस को धोखा दिया था। अब इसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर चार्जेस भी लगाए गए। अब आखिरकार जोसेफ का फ्यूनरल का दिन आ गया। जोसेफ का फ्यूनरल प्रोसेशन पूरे 18 मील लंबा था और हजारों लोगों ने सड़क पर आकर उनका फ्यूनरल प्रोसेशन देखा था। अब जिसको फ्यूनरल प्रोसेशन पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अब सिंपली ये होता है कि एक फेमस आदमी की लाश को गाड़ी में बिठा के शहर में इधर उधर घुमाते हैं। इधर उधर डायरेक्टली कहने से अच्छा होगा कि मैं ये बोलूँ कि एक डेडिकेटेड रूट होता है जो कि फ्यूनरल होम तक जाता है। फ्यूनरल होम में भी बहुत सारे लोग जोसेफ को देखने बहुत दूर दूर से आते हैं। उनकी फैमिली सबको थैंक यू बोलती है। उस टाइम के इलिनॉइस के गवर्नर यानी ब्रूस रॉनर साहब, उन्होंने स्टेट के सारे फ्लैग्स नीचे करवा दिए थे जोसेफ के ऑनर में। अब जोसेफ के फ्यूनरल की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी कि उनके किलर को ढूंढने की पूरे एफर्ट्स को डबल कर दिया गया। लगभग 125 ऑफिसर्स कई हफ्तों तक लगभग 25,000 घंटे काम करने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। हेलीकॉप्टर यूनिट ने भी कई हफ्तों तक काम किया था, लेकिन उनके हाथ एक लीड तक नहीं लगती है। अब दूसरी तरफ कुछ लोग जोसेफ की इस कहानी से कन्विंस नहीं थे कि 3 लोगों ने जबरदस्ती उन्हें मार दिया था। उनमें से एक आदमी था जोसेफ बटाग्लिया, जो कि फॉर्मर शिकागो ऑफिसर था। वो शुरुआत से ही इस केस के ऊपर अपनी नजर गड़ाए बैठा था। इवन क्राइम सीन पे भी जिस तरीके से सबूतों को हैंडल किया जा रहा था, उसने हर एक चीज पे बहुत अच्छे तरीके से नजर रखी हुई थी। जोसेफ बटाग्लिया ने अभी कोई मीडिया में बयान तो नहीं दिया था, लेकिन वो पूरी डेडिकेशन से इस केस के ऊपर काम कर रहे थे, वो भी पुलिस से हट के। जब धीरे धीरे उन्होंने कुछ एविडेंस कलेक्ट कर लिए तो उन्होंने अपनी तरफ से ही पुलिस एजेंसीज और मीडिया को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्होंने ये बयान दिया कि उनको ऐसा लगता है कि उस दिन जोसेफ चार्ल्स ने खुद को ही गोली मार ली थी। पहले तो मीडिया, पुलिस इस चीज से बिल्कुल कन्विंस नहीं थी, इसीलिए एक अच्छी सी सर्च टीम बिठाई गई इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उस टीम ने अच्छे से पूरे 2 महीने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और इसके बाद जो चीज सामने आई उसने पूरे स्टेट को हिला कर रख दिया था। जोसेफ चार्ल्स का कोई भी मर्डर नहीं हुआ था, उल्टा उसने ये पूरा प्लान पहले से ही प्लान कर रखा था कि ऐसा लगे कि लाइन ऑफ ड्यूटी में उसको 3 लोग गोली मारकर चले गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने दोनों गोलियां खुद से ही खुद को मारी थी। लेकिन जोसेफ चार्ल्स ने चीजों को कवर इस तरीके से कर रखा था कि किसी को भी फर्स्ट टाइम ये चीज मानना उतना आसान नहीं था। अब ये ट्विस्ट से पूरा स्टेट हिल तो गया था, लेकिन इसके आगे आने वाली और चीजें बहुत ज्यादा भयानक थी। उस टाइम फोक्स लेक पुलिस अपना एक एक्सप्लोरर्स प्रोग्राम चला रहे थे और उसका बजट काफी अच्छा था और यहीं से हर चीज की शुरुआत हुई थी।
उस एक्सप्लोरर प्रोग्राम के बजट से कई हज़ारों डॉलर्स लगातार जोसेफ चार्ल्स चुरा कर अपने ट्रैवल, अपने जिम, अपनी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन और अदर मॉर्टेजेस पे खर्च कर रहे थे। और इवन उस मेंबरशिप में कई सारी एडल्ट वेबसाइट की भी मेंबरशिप थी। जोसेफ चार्ल्स ने उन पैसों का यूज़ किया था मिलिट्री गियर्स खरीदने में, लाइक केवलर, हेलमेट्स, रेडियोस, गैस मास्क और बहुत सारे गन बेल्ट्स। और ये सारी चीज़ें वो ब्लैक में खरीद रहे थे। अब क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए ये चीज़ें करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो रही थी। लेकिन चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही थी। जब पुलिस ने जोसेफ चार्ल्स की पूरी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, तब ये चीज़ सामने आई कि उन्होंने बहुत सारे हैरेसमेंट्स, सस्पेंशंस, अल्कोहल अब्यूज़ और बहुत सारी जगहों पे बंदूक की नोक पे उन्होंने अपने काम कराए हैं, मतलब इलीगल काम। अपने फ़ोन से 6,500 मैसेजेस जोसेफ चार्ल्स ने डिलीट किए थे। उन सारे मैसेजेस को रिकवर किया गया और वो मैसेजेस किए थे उन्होंने एनी मैरिन को, जो कि एक गांव की एडमिनिस्ट्रेटर थी। अब उन्होंने एनी को मैसेज इसलिए किया था क्योंकि एनी ने अपनी ऑडिट शुरू कर दी थी एक्सप्लोरर्स प्रोग्राम पे, और उस ऑडिट में जोसेफ चार्ल्स का पूरा काला कारनामा सबके सामने आ जाता। अब इस चीज से एक चीज और सामने आई कि जोसेफ चार्ल्स ने एक गुंडों के गैंग से भी कांटेक्ट किया था एनी मैरिन को मारने के लिए। जोसेफ चार्ल्स के डेस्क से कोकीन के पाउचेस भी पाए गए थे। इस पर इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना था कि जोसेफ चार्ल्स इस चीज को यूज करने वाले थे एनी मैरिन को एक ड्रग क्रिमिनल केस में फंसाने के लिए, क्योंकि एनी के पास इतने सबूत थे कि वो आसानी से जोसेफ को जेल भिजवा सकती थी। इन सब चीजों के बाद एनी मैरिन ने ये स्टेटमेंट दिया कि जब उनको पता चला कि उनके ऑडिट की वजह से जोसेफ चार्ल्स बहुत ज्यादा कंसर्न हो चुके हैं, तो एनी मैरिन ने यह डिसाइड किया कि वो जोसेफ से और ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछेंगी, वो भी एक्सप्लोरर प्रोग्राम से रिलेटेड ही, क्योंकि उनके हिसाब से ये चीज करना बिल्कुल सही था। लेकिन उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि उनको जोसेफ चार्ल्स के ये सिनिस्टर प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मतलब उनको मरवाने और उनको ड्रग्स के केस में फंसवाने वाले प्लान के बारे में। अब साफ सीधी बात यह है कि जब जोसेफ चार्ल्स को ये लगा कि उनका प्लान सबके सामने आ जाएगा और उनकी पूरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तो उन्होंने अपना ही मर्डर प्लान किया और जिसमें वो सुसाइड कर लेते हैं। अब ऐसा करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनको ये लगा कि जब वो मर जाएंगे तो उनका कोई भी सीक्रेट सामने नहीं आएगा, उल्टा लोग उन्हें बहुत ज्यादा याद करेंगे। और सच्चाई तो ये है कि अभी तक ऐसा ही हो रहा था, लेकिन जोसेफ बटाग्लिया के इंटेंशंस कुछ और ही थे। अब इन सब चीजों के सामने आने के बाद जितने भी ट्रिब्यूट्स चार्ल्स को दिए गए थे, वो सारे ट्रिब्यूट्स हटा दिए गए। उल्टा उनकी वाइफ यानी मेलोडी को कोर्ट में लाया गया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जहां पे उन्होंने अपनी प्ली रखी नॉट गिल्टी की। फिलहाल ये केस धीरे धीरे चलता ही जा रहा है। अभी तक जितने भी लोगों ने जोसेफ चार्ल्स को ट्रिब्यूट दिया था या ऑनर दिया था, अब वो लोग सामने आकर उनको एक धोखेबाज बोल रहे थे। इवन वो सारे ऑफिसर्स जो उनकी सर्च में कई महीने तक काम कर रहे थे, उन सब लोगों ने बाद में स्टेटमेंट दिया कि जोसेफ चार्ल्स तो एक धोखेबाज है ही, लेकिन उन सभी लोगों को पहली बार पुलिस ऑफिसर होने पर शर्म आ रही थी। अब एक रिपोर्ट से ये चीज सामने आई कि अपर अथॉरिटीज को पूरे $3 लाख का नुकसान हुआ उस झूठे सर्च केस में। इसमें ज्यादातर पैसे पुलिस को ओवरटाइम काम करने के लिए खर्च किए गए थे और ये सारे पैसे टैक्स पेयर से ही ऐंठे भी गए थे। अब लास्ट में एक ही लाइन बोलूंगा कि चार्ल्स की मेमोरी एक सेलिब्रिटी हीरो से एक क्रिमिनल की बन के रह गई थी। देखिए, एक इंसान को ट्रॉमा देना या एक फैमिली को ट्रॉमा देना, आसपास के पड़ोसियों को ट्रॉमा देना या एक पूरे कस्बे को ट्रॉमा देना एक तरफ, एक पूरे स्टेट को ट्रॉमा देना एक तरफ, और हमारे जोसेफ भाई साहब ने यही काम किया था। अब आप खुद ही सोचिए कि लोग इनके बारे में क्या क्या ही बोलते होंगे, इवन ये जानते हुए भी कि वो मर चुके हैं। अब पूरी जिंदगी उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन मरने के बाद हर एक स्टेट का बंदा उन्हें कोस ही रहा है। लेकिन अब आपका क्या कहना है इस केस के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब करप्शन तो हमारे देश में भी है, तो अगर कोई ऐसा इंसान आपकी जानकारी में हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब तो ठीक है, मुझे आपके शेयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आपके बस में हो तो
तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चाहे अपने दोस्तों से, चाहे अपनी फैमिली से, चाहे अपने पार्टनर से भी। अब वीडियो ऐसे ही जल्दी जल्दी आएंगी, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। अब जब तक हमारी मुलाकात अगली बार होती है, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करना है।